हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोडक्शंस। तो उसके कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके कुछ टाइप्स को देखे थे। और अगर उसमें जो भी टाइप्स छूट गई है या कवर नहीं हो पाई है, वो सारे टाइप्स को हम लोग आगे जब फर्दर बेयर एक्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ सकती, हम आपको डायरेक्टली जंप करा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते चलेंगे तो वो कवर होता जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो हमने उसमें टाइप्स बताए हैं वो कम है आपके लिए। वो कम नहीं है। वो उसके बाद भी और भी टाइप्स होते हैं। हमने उस लेक्चर में भी कहा था आपसे कि उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं एविडेंसेस के। वो हम लोग फर्दर देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपके पास बेयर एक्ट होगा। आप बिना बेयर एक्ट के हमसे नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज कहता है, डेफिनेशन क्लॉजेज है। उसमें एविडेंस क्या होता है, हम लोगों ने एविडेंसेस के बारे में देख रखा है ऑलरेडी ही। एविडेंसेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। लेकिन बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग भी तो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे, क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के लिए बेयर एक्ट का लैंग्वेज जाना जरूरी होता है। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड। यहाँ जानने की जरूरत यह है कि ये क्या बात कर रहा है, स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। वो सारे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट कैसा होता है, वो तो मुंह से ही दिया जाता है, मुंह जुबानी ही होती है स्टेटमेंट। जो कोर्ट परमिट करे या कोर्ट को जरूरत हो, विटनेसेस के द्वारा लिया जाता है। जैसे ये विटनेस है भाई, यहाँ पे ये विटनेस है डब्लू, ये खड़ा होकर के बोल रहा है कोर्ट में। ये हो सकता है दूसरा विटनेस है W2, ये है W1, ये है भाई जज साहब, वकील भी है यहाँ पे। तो ये जो विटनेसेस हैं, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अब स्टेटमेंट दिया तो जाएगा, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। कोर्ट यहाँ ये करेगा, कोर्ट परमिट करना, कोर्ट जिसे परमिट करेगा, जिस स्टेटमेंट को कोर्ट परमिट कर रहा है या कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए, रिक्वायर्स, कोर्ट की जरूरत है इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। हाँ, ये दूसरा लाइन है कि ये रिलेशन में होना चाहिए, किसके, मैटर ऑफ फैक्ट के। जो मैटर ऑफ फैक्ट है उसके रिलेशन में होना चाहिए जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंसेस। उस तरह के एविडेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे। ये हो गया फर्स्ट एविडेंस का टाइप, ओरल एविडेंस। यहाँ पे और टाइप हम लोग को खुलते जाएंगे। उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ टाइप्स, यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइप्स। ओरल एविडेंस हो गया ये। ओरल एविडेंस मतलब वो सारे स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट कर रहा है या रिक्वायर है कोर्ट को जानना, किसके द्वारा, विटनेसेस के द्वारा। स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है, विटनेस के द्वारा ही तो स्टेटमेंट दिया जाता है। तो वो सारे स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट कर रहा है, रिक्वायर्स है कोर्ट को, रिक्वायरमेंट है उसकी, विटनेसेस के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी इंक्वायरी चल रहा है उसमें जो भी मैटर ऑफ फैक्ट है, जैसे किसी का मर्डर हुआ है, ये इशू है मेन, मर्डर, किसी का मर्डर, तो इससे रिलेशन में होना चाहिए वो स्टेटमेंट। ये नहीं कि कुछ भी बातें कर रहे हैं वहां पे कि हमने खाना खाया था, सुबह उठा था, ये किया वो किया, ये ऐसा नहीं। वो बातें होनी चाहिए जो मर्डर से रिलेटेड हो। अगर हमारा सुबह उठना मर्डर से रिलेटेड है तो ये एडमिसिबल हो जाएगा। अगर रिलेटेड नहीं है तो एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट परमिट नहीं करेगा। जब कोर्ट परमिट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एविडेंस नहीं है, दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। वो केवल एक स्टेटमेंट है, नॉट एविडेंस। ठीक है, तो ओरल एविडेंस आपको समझ में आ गया कि ओरल एविडेंस किसे कहते हैं। सेकेंड इसका सब क्लॉज कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट,
कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इवन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हैं, तो उसे माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मतलब हमने दूसरा क्या देख लिया एविडेंस का टाइप, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट ओरल एविडेंस हो सकता है, मुंह से बोलना और लिखित, दोनों तरह के एविडेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 में ही बता रहा है डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तो एडमिसिबल होते हैं, तो भाई किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो एडमिसिबल माना जाएगा? तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अंडर अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर, लेटर हो सकता है, फिगर्स और मार्क्स, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। वो सारी चीजें जिससे कोई भी सब्सटेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है इन अ फॉर्म ऑफ, कैसे किस तरीके से, या तो लेटर के फॉर्म में हो जाए, एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है सब्सटेंस को, लेटर किसी को लिखा जा रहा है, वो बन गया डॉक्यूमेंट, कोई फिगर बना हुआ है, कोई इमेज है, बन गया वो डॉक्यूमेंट, कोई मार्क है, बन गया वो डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज को रिस्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अगर उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट होगा और उसे एज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे कोर्ट एडमिट कर सकती है। इसके इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है भाई, यहाँ पे ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन के अंदर आती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अ रिटेन, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी राइटिंग, कोई भी राइटिंग, जैसे आपने ये देखा होगा कि भाई किसी ने लेटर लिखा, अब वो लेटर तो डॉक्यूमेंट है, ये तो हमें पता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी के नोट्स है, ये कोई नोट्स है, तो यहाँ पे उसकी जो राइटिंग है ना, उसे भी एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। उसकी जो राइटिंग है, और राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज जो कि रिटन है उसे डॉक्यूमेंट माना जाता है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे फिगर, अगर कोई फिगर है तो उसे भी क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो फोटोग्राफी क्या है, वो भी तो डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड। अब प्रिंटेड लिथोग्राफ क्या होता है, लिथोग्राफी मीन्स होता है पत्थर पर लिखना, मीन्स स्टोन पर लिखना। तो प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है पत्थर पे, फोटोग्राफ्ड है, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद होना चाहिए आपको, राइटिंग में होना चाहिए, लिथोग्राफ अगर है तो भी डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ है तो भी डॉक्यूमेंट है, मैप, कहीं का मैप है वो डॉक्यूमेंट है, और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी इंस्क्रिप्शन जो कि मेटल प्लेट पर हो या स्टोन पर हो, वो भी डॉक्यूमेंट के तौर पे माना जाएगा। जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, ये स्टोन है, एक पत्थर है, ये इस पे जो भी चीजें लिखी गई हैं, ये डॉक्यूमेंट ही है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, अब ये कैरिकेचर है, इमेज ड्रॉ करना, डॉक्यूमेंट है। ये सारे एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं, केवल यही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी है, वो भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं इसके और एग्जाम्पल्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के। अब जैसे कि अगर कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करता है, पर्सन अपना वॉइस केवल रिकॉर्ड करता है, और वो क्या डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया जा सकता है कोर्ट में, नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग, ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग। तो हाँ, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड करता है उसे भी डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल माना जा सकता है। एक एक क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर पता है। कोई भी पर्सन है, अगर वो रेत पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रेत पर जा करके अपना नाम वगैरह या कुछ भी लिखते हैं, तो रेत पर नाम लिखना, बालू पर, सैंड पर, रेत मीन्स बालू या सैंड, सैंड पर नाम लिखते हैं अगर कोई,
तो क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? ये क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? और अगर अगर नहीं है या है, तो क्यों नहीं है और क्यों है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। रेत पर नाम लिखना या कुछ भी लिखना, केवल नाम लिखने की ही बात नहीं कह रहे हैं, कुछ भी लिखा गया है अगर रेत पर, तो क्या उसे एविडेंस के तौर पर एडमिट किया जा सकता है? अच्छा, एक बात और, ये जो एविडेंस है हम लोगों ने अभी देखा है यहाँ पे एविडेंस का डेफिनेशन, इसमें एफिडेविट जो होता है उसे एविडेंस नहीं माना जाता है, उसे एज ए एविडेंस इंक्लूड नहीं किया जाता है। हाँ, उसे कुछ एक्सेप्शन है, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एफिडेविट एविडेंस है, तो एफिडेविट एविडेंस नहीं होता है। एफआईआर, एफआईआर इज अ नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, वो भी सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जाता है एफआईआर, एफिडेविट। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो ट्रैकर डॉग्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो डॉग के थ्रू खोज करती है, तो ये किस एविडेंस का एग्जाम्पल है? हमने जो भी आपको एविडेंसेस के टाइप बताए हैं, उसमें जो ट्रैकर डॉग्स होते हैं वो किस एविडेंस का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर, ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब हम लोगों ने जान रखा है कि एविडेंसेस क्या होते हैं, एविडेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप में आता है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड चीजें हैं कि उसे डॉक्यूमेंट में लिया जाए या ना लिया जाए, वो भी हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि ये फैक्ट क्या होता है, ये भी डेफिनेशन सेक्शन 3 में ही है, ये सारे डेफिनेशन जो है वो सारे के सारे सेक्शन 3 में ही है। Next is fact. Fact means and includes anything, state of things, anything. First line is anything, कोई भी चीज, या फिर state of things और relation of things capable of being perceived by the senses means, जैसे कि ये बात कर रहा है फिजिकल के बारे में, फिजिकल थिंग्स के बारे में, फिजिकल फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट के पहला टाइप कौन सा हो गया? ये फिजिकल फैक्ट, ये बात कर रहा है फिजिकल फैक्ट के बारे में कि कोई भी ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ थिंग है या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स है। स्टेट ऑफ थिंग, जैसे ये चाकू, कोई भी चाकू वहां पे गिरा है, चाकू वहां पे खून से लथपथ है, फिर चाकू पे फिंगरप्रिंट है, तो ये सब क्या बातें कर रहे हैं? फैक्ट्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स। वहां पे हवा चल रही थी जिसको फील सेंस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, परसीव बाय द सेंसेस। नेक्स्ट इज एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मेंटल कंडीशंस के द्वारा। जब फैक्ट, ये भी क्या है, मेंटल कंडीशन भी फैक्ट हो सकते हैं, मीन्स अब यहाँ पे दूसरे टाइप की बात की जा रही है, फिजिकल फैक्ट हो गया और ये भाई हो गया साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो फैक्ट के कितने टाइप हम लोगों ने देखा अभी? एक फिजिकल फैक्ट जिसे हम सेंस कर सकते हैं, दूसरा मेंटल कंडीशन जो कि हो गया साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं एक बार। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. कोई भी चीज जो कि अरेंज है किसी सर्टेन ऑर्डर में, किसी जगह पे, ये क्या है? उसका फैक्ट है, और फैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। क्या सारे फैक्ट जो हैं वो एविडेंसेस होते हैं? नहीं, सारे फैक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं। क्यों? एविडेंसेस वही होते हैं भाई जो कि रेलेवेंट होते हैं, जो कि कोर्ट एडमिसिबल, जो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे वही तो फैक्ट होगा। जैसे हमने आपको पहले भी एग्जांपल दे रखा है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, अचानक से रॉबर, को चोर घुसता है, चोर घुसता है, थीफ घुसता है, या रॉबरी होती है, डाकू घुसता है, कुछ भी घुसता है हमारे घर में,
तो उस समय जो भी चीजें रिकॉर्ड हुई वो क्या हो गया, वो उससे फैक्ट जो है वो रिलेटेड हो गया यहाँ पे, तो वो फैक्ट एडमिसिबल मान लिया जाएगा। अब हम यहाँ रिकॉर्डिंग करने से पहले खाना खा रहे थे, तो ये अगर ये बात हम यहाँ पे बताते हैं, कोर्ट में जाकर के बताते हैं कि हम रिकॉर्डिंग से पहले खाना खा रहे थे, फिर चोर आता है, वो घुसता है, तो उसकी कुछ आहट जो है हमारे रिकॉर्डिंग में आती है। तो जब हम खाना खा रहे थे, क्या ये बात बताना यहाँ पे रिलेवेंट है? क्या एज ए एविडेंस इसे लिया जा सकता है? कोई मतलब है इस बात का? नहीं है यहाँ पे कोई मतलब। हमारा खाना खाना इस बात से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं है, फैक्ट तो है ये, हमारा खाना खाना भी तो फैक्ट ही है, लेकिन दिस इज नॉट एन एविडेंस, ये एविडेंस नहीं है। सेकेंड इज दैट मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि उसने सेंस किया। किस बात का? सुना या देखा। कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है, वो भी क्या है? फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट है। दैट मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, उसने कुछ कहा, उस व्यक्ति ने कुछ कहा, ये भी फैक्ट है। कहना, सुनना, देखना, ये सारी चीजें फैक्ट है। जो कोई भी चीजें सीरीज में बंधी है, पहले हम उठे हैं, फिर वहां गए, फिर उसके बाद उनसे बात किया हमने, तो ये सारी चीजें जो भी सीरीज में बंधी हुई हैं, हमारा जो भी एक्ट है वो क्या है? फैक्ट है। जो भी हमारा एक्ट है वो यहाँ पे फैक्ट है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्ट ऐसा कोई टफ नहीं है जो कि समझ में ना आए। That a man holds a certain opinion, has a certain intention, act in a good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. क्या है? उसका गुड फेथ होना, फ्रॉडुलेंट होना, किसी शब्द का बोलना इन अ पर्टिकुलर सेंस, किस सेंस में वो कह रहा है, हंसी मजाक में कहा या सीरियस होके कहा, किसी समय पे कहना, इसी के सब इस जैसे कि इसने कुछ हंसी मजाक में ए ने कुछ बात कही, किससे? बी से। मजाक में ए ने कुछ बात कही बी से, बी को गुस्सा आ गया इस बात पर। अब बी को गुस्सा आ गया तो बी ने इसको मार दिया। क्या हो गया? ये सीरीज बन गया। इसका सेंस क्या था ए का? यहाँ पे सेंस, ये भी एक फैक्ट हो गया ए का सेंस, कि नहीं नहीं इसने तो मजाक में कहा था। बी सीरियस हो गया उस मजाक पर, तो ये बी का यहाँ पे सेंस क्या बन गया? यहाँ पे भी बी का सेंस फैक्ट नंबर 2 बन गया, यहाँ फैक्ट नंबर 1 था। तो फैक्ट ऐसे बनते जाते हैं। इवन इवन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर भाई, अगर जिसने इलिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रखा है तो फिर नहीं है ये सॉल्व होने वाला। कह रहा है दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेप्यूटेशन, इवन रेप्यूटेशन इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगर किसी व्यक्ति का कहीं रेप्यूटेशन है, वो भी एक फैक्ट है। कोई व्यक्ति जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है। अब भाई प्रोफेसर हैं तो उनका एक रेप्यूटेशन है कि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया करते थे, वो बहुत अच्छे से कोई भी काम किया करते थे, सबको बच्चों को माना करते थे, सबकी कहानी सुना करते थे, भाई सबकी प्रॉब्लम सुना करते थे, इस तरह के प्रोफेसर थे। तो उनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन थी। उसके बाद उन्हें एक दिन गुस्सा आ जाता है और किसी की हत्या हो जाती है उनके द्वारा। अब अगर उसने किसी की हत्या कर दी, तो यहाँ पे जो रेप्यूटेशन है उसे भी एज अ फैक्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा था, तो वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे इस जो रेप्यूटेशन है ना, उसे भी एज अ फैक्ट लिया जा सकता है और कोर्ट इसे एडमिट कर सकती है। तो रेप्यूटेशन इज ऑल्सो अ फैक्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को। इवन इंटेंशन इज ऑल्सो अ फैक्ट, गुड फेथ, फ्रॉड्यूलेंट, ये क्या है? इंटेंशन है उसका, इंटेंशन भी एक फैक्ट है। जस्टिस मुनीर ने फैक्ट का क्लासिफिकेशन कर रखा है। फर्स्ट इज फैक्ट इन इशू एंड सेकेंड वन इज रिलेवेंट फैक्ट। दो तरह का क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने। हम लोगों ने देखा इससे पहले फैक्ट को दो तरीके से, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट जो हम सेंस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हमारा किसी का मेंटल कंडीशन।
जस्टिस मुर्रे ने क्लासिफिकेशन किया फैक्ट का। उन्होंने कहा फैक्ट इन इशू होता है और रेलेवेंट फैक्ट होता है। फैक्ट इन इशू को क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट टू बी प्रूव्ड। फैक्टम प्रोबेंडम ये है लीगल मैगजीन जिसका मतलब होता है फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जो कि सेक्शन 3 में बात किया गया है फैक्ट इन इशू को। ये भी डिफाइन किया गया है फैक्ट इन इशू को भी सेक्शन 3 में। अब इसको देखते हुए चलते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट the existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। ये जो वर्ड है, अगर यहाँ पे वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर कहीं भी ये जो लाइन है भाई, एनी फैक्ट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आ जाए और पूछ दे कि ये किसका डेफिनेशन है, तो इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि ये डेफिनेशन किसका है भाई, मीनिंग को समझना भी जरूरी होता है। तो कोई भी फैक्ट जो कि कनेक्टेड है विथ अदर फैक्ट्स, खुद से आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन, खुद एक फैक्ट है या कनेक्टेड है किसी और फैक्ट से। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, इसका एग्जिस्टेंस होना नहीं होना, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, किसी की लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी और asserted, denied in any suit or proceeding necessarily follows। इसका इलस्ट्रेशन देखिए आप। A is accused of murder of B। क्या है फैक्ट इन इशू? यहाँ पे B का मर्डर किसके द्वारा? A के द्वारा। मर्डर सीन है यहाँ पे ये भाई, तो A ने B का मर्डर किया। A ने B का मर्डर किया, दिस इज व्हाट? दिस इज फैक्ट इन इशू, मर्डर। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू। अब ये सारी चीजें जो है वो फैक्ट इन इशू बन सकती हैं, वो इशू में आ सकती हैं। दैट ए कॉज्ड बीज मर्डर, ए ने बी का डेथ किया, ए कॉज्ड बीज डेथ। दैट ए इंटेंड टू कॉज बीज डेथ। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। बी ने ऐसी बात बोली कि ए को गुस्सा आ गया, ए को गुस्सा आ गया तो ए ने बी का मर्डर कर दिया। दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट द एक्ट which caused B's death was by reason of unsoundness of mind। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो था वो भाई पागल की स्थिति में था और बी उसके पास बैठा था और ए तो पागल था ही, उसने कुछ किया और वो मार डाला। उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो इस तरह का पागल हो गया था। ये क्या है? दिस ऑल आर फैक्ट्स इन इशूज। ये सारी की सारी चीजें फैक्ट इन इशूज है। रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? फैक्टम प्रोबेंसिया, फैक्ट दैट प्रूफ्स, जो कि फैक्ट उसे प्रूफ कर रहा हो। किस बात को प्रूफ कर रहा हो? इसको, फैक्ट इन इशू को। वो सारी चीजें जो कि फैक्ट इन इशू को प्रूफ कर रही हो उसे कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट। अब आपको ये विदाउट एग्जाम्पल समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है कि फैक्ट इन इशू और ये रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। अभी भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी शायद। तो इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है। ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि राम जी ने रावण की को मारा। राम जी ने, ये राम जी हैं और ये है भाई रावण। राम जी ने रावण को मारा, ये क्या है? राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, ये क्या है? दिस इज फैक्ट इन इशू। अब हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, एफ स्मॉल आई एंड कैपिटल आई। तो राम जी ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण इज फैक्ट इन इशू। अब क्यों मारा? राम जी ने रावण को क्यों मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, किस लिए मारा, राम का कैरेक्टर क्या था, रावण का कैरेक्टर क्या था, ये सारी चीजें जो भी आगे और पीछे की चीजें हैं वो क्या बन गई? वो सारी की सारी चीजें बन गई रेलेवेंट फैक्ट। वो सारी चीजें बन गई रेलेवेंट फैक्ट। किस लिए मारा? क्योंकि सीता का अपहरण हुआ,
वहां पे हनुमान जी थे। ये सारी चीजें क्या हो गई? रेलेवेंट फैक्ट हो गई। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फैक्ट इन इशू क्या होता है और यह रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका डिफरेंसेस भी आते हैं पेपर में। अब जैसे कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर आपके कॉलेज का कोई एग्जाम हुआ तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बीच में डिफरेंस लिखिए। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता ही है, फैक्टम प्रोबेंडम है फैक्ट इन इशू, और रेलेवेंट फैक्ट इज फैक्टम प्रोबेंसिया। फैक्ट इन इशू जो है वो फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जो चीज को प्रूफ करना है। रिलेवेंट फैक्ट जिससे वो प्रूफ होगा, जिससे वो प्रूफ होगा। राम ने रावण को मारा, ये क्या है? फैक्ट इन इशू कि हाँ इन्होंने ये काम किया। अब राम जी का रावण को मारना ये प्रूफ होगा उनके रिलेवेंट फैक्ट से कि हाँ भाई इसी तीर धनुष से मारा गया है उन्हें, है ना? तो अकॉर्डिंग टू डैट कि इसी तीर धनुष से मारा गया है, या फिर वो इस जगह पे थे, वो लंका गए थे, उन्होंने पुल बनाया, ये सारे जो है जो प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ उन्हीं ने मारा है उनको, ये क्या बन गया इसका रेलेवेंट फैक्ट। तो मेन फैक्ट इन क्वेश्चन, मेन फैक्ट इन क्वेश्चन क्या है? फैक्ट इन इशू है, और कनेक्टेड फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? जो फैक्ट इन इशू होता है वो मेन फैक्ट होता है, यही तो मेन फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? कनेक्टेड फैक्ट होता है इससे, किससे? मेन फैक्ट से। कनेक्टेड फैक्ट विथ मेन फैक्ट। ये जो रिलेवेंट फैक्ट होता है वो हेल्प करता है प्रूफ करने में, हेल्प टू हेल्प्स टू प्रूफ किसको? फैक्ट इन इशू को। और प्रूफ किसे करना रहता है? फैक्ट इन इशू को प्रूफ करना होता है, टू बी प्रूफ। तो इसके बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया कि रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बीच में रिलेवेंट फैक्ट क्या डिफरेंस होता है। यहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगी, आई होप। ये रेलेवेंट है, सेक्शन 3 देख लेते हैं। यहाँ पर रेलेवेंट का भी डेफिनेशन दे रखा है। आपको तो यहाँ पे समझ में आ ही गया है वैसे रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। फैक्टम प्रोबेंसिया, फैक्ट दैट प्रूफ्स, जो कि प्रूफ करता है किसको? फैक्ट इन इशू को। तो रेलेवेंट फैक्ट इज one fact is said to be relevant to another when the one is connected with other, जब वो किसी भी तरीके से दूसरे से कनेक्ट होगा, in any way किसी भी तरीके से, refer to in the provision of this act relating to the relevancy of facts, उसे ही क्या कहेंगे? relevancy of fact कहेंगे। जैसे कि ये क्राइम सीन है यहाँ पे, अब क्राइम सीन पे ये चाकू मिलना, चाकू में ये ब्लड लगा हुआ होना, चाकू मिलना, चाकू में ब्लड लगा हुआ होना, फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिलना, यहाँ पे मर्डर हुआ ही है, फुटप्रिंट मिलना, यहाँ पे सिगरेट का ये देखिए जला हुआ पार्ट है। तो ये सारी चीजें रिलेवेंसी है, रिलेटेड है किससे? मेन फैक्ट से, फैक्ट इन इशू से। जो भी चीजें किसी भी तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, मेन फैक्ट से, वो रिलेवेंट माना जाएगा, वही कोर्ट में एडमिसिबल होता है। क्योंकि एडमिसिबिलिटी सबकी नहीं होती है, जो रेलेवेंट होता है वही एडमिसिबल होता है। अब हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये लॉजिकली रेलेवेंट कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें लीगली रेलेवेंट होती हैं। सॉरी, इसको हम लोगों ने नहीं देखा था, वो हम लोगों ने साइकोलॉजिकली वाली चीजें देखी थी। यहाँ पे जो रेलेवेंट होता है वो दो तरीके से होते हैं, जो रिलेवेंसी होती है वो दो तरीके की होती है, ये भी जस्टिस मुनीर ने बताया है। लॉजिकली कुछ चीजें रेलेवेंट होती हैं, कुछ चीजें लीगली रेलेवेंट होती हैं। अब ये लॉजिकली रेलेवेंट और लीगली रेलेवेंट क्या होता है? लॉजिकली रेलेवेंट मीन्स विच अपीयर्स टू बी रेलेवेंट बाय कॉमन लॉजिक, जो ऐसा दिखता है कि ये चीजें तो रेलेवेंट होनी ही चाहिए। लॉजिकली अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जो हैं वो हमको ऐसे लगती हैं कि हाँ ये तो रेलेवेंट है, लेकिन वो लीगली रिलेवेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुलिस ऑफिसर को बैठ करके कन्फेशन दे रहे हैं, हमने खुद के कंसेंट से पुलिस ऑफिसर को बोला कि नहीं नहीं हम ही ने खून किया है, हम ही ने मर्डर कर रखा है, हमने ये बात जाके पुलिस ऑफिसर को कहा, लेकिन
लॉजिकली देखा जाए तो ये तो रेलेवेंट है भाई, हमने खुद से जाके कहा पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं किया, ना मारा ना पीटा ना घूस दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन हमने खुद से जाके उससे कहा कि हम ही ने खून कर रखा है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट दिस इज नॉट लीगली रेलिवेंट। अगर हम पुलिस ऑफिसर को जाकर के सारी चीजें बता देते हैं, वो रिलेवेंट नहीं माना जाता। हमारा कन्फेशन टू अ पुलिस, अक्यूज का कन्फेशन टू अ पुलिस इज नॉट रेलेवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये क्या था, लॉजिकली तो रेलेवेंट था। नॉर्मल अगर कोई भी लॉ का व्यक्ति नहीं है, पढ़ा हुआ लॉयर नहीं है, और उससे अगर ये बात पूछा जाए कि आपने खुद से जा करके खुद की गवाही दे दी पुलिस से, पुलिस ने कुछ नहीं किया था, तो ये क्या होना चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ हाँ कोर्ट तो उसको एडमिट करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पुलिस को दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। लॉजिकली रेलेवेंट हो गया बट लीगली रेलेवेंट नहीं हुआ। लीगली रेलेवेंट व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। लीगली रेलेवेंट वही होगा जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको आइडेंटिफाई करेगा, वही चीजें लीगली रेलेवेंट होगी। सारी चीजें लीगली रेलेवेंट नहीं होती हैं। लॉजिकली रिलेवेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या जो सारी चीजें लॉजिकली रिलेवेंट होती हैं वो क्या लीगली रिलेवेंट भी होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लीगली रिलेवेंट अलग होता है भाई, लॉजिकली अलग होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लॉजिकली वाला रिलेवेंट नहीं हो सकता, लीगली से हो सकता है, लेकिन सारी नहीं होती है। आई होप आपको सेक्शन 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी अभी हमने आपको टॉपिक बताए, चाहे वो रिलेवेंसी से रिलेटेड हो, एविडेंस से रिलेटेड हो, फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड हो, ओरल एविडेंस हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन डू पर्सनली मैसेज टू मी। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। और दोस्तों, अगर आप टाइम सेव करने के लिए इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं जिससे हमने आपको भी पढ़ाया है, उस नोट्स को परचेज करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे केवल ये जो नोट्स है वो 21 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर कॉल या मैसेज के थ्रू भेज देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या फिर ये टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।